तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। रूल वही है, नोट और पेन लेके बैठ जाना और मेरे साथ वीडियो पॉज करके पहले खुद से आंसर करने का ट्राई करना, और अगर कुछ नया सीखने को मिले तो साथ ही उसे नोट डाउन भी करते चलना, और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना कि 20 में से तुमसे कितने बने। तो चलो शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्लास्टिक, यूरेनियम, सिलिकॉन और प्लूटोनियम। अच्छा, यहाँ बात आया सौर सेल का, तो भैया सौर सेल जो होता है, ये सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, अब इस ये बदल तो रहा है किसको? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब भैया ये जो बना होता है, इसको बनाने में मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो देखो, सबसे पहले ना ये पूछता है कि भैया जो सौर सेल है इसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे भैया, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। अच्छा, फिर इसमें पूछता है कि इनमें किसका उपयोग किया जाता है, यानी धातु और उपधातु कौन सा ऐसा है जिसका उपयोग इसमें किया जाता है? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा क्या? सिलिकॉन, सिलिकॉन। अच्छा, फिर अगर स्पेसिफिक होकर पूछ ले कि कौन सा धातु यूज किया जाता है इसमें, तो इसके लिए याद रखेंगे कि इसमें चांदी धातु का उपयोग किया जाता है। अब ये ऑब्वियस है, चांदी का उपयोग क्यों किया जाएगा? क्योंकि चांदी जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। इसलिए अगर कभी पूछ ले कि किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो चांदी का। और किस उपधातु का उपयोग किया जाता है या किसका उपयोग किया जाता है, और वहाँ पर चांदी ऑप्शन में ना रहे, सिलिकॉन रहे, तो वहाँ पर उसके इसमें आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अच्छा, फिर पूछ ले किस दर्पण का उपयोग होगा, तो दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, फिर अगला है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 0.36 गुना 10 जूल। अगला है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगला है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, और इनमें से कोई नहीं। अच्छा, अब लिखा है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, सबसे पहले ये मात्रक किसका होता है? तो भैया ये मात्रक होता है ऊर्जा का। अच्छा, अगर सिर्फ पूछ ले कि वाट किसका मात्रक है, या किलोवाट किसका मात्रक है, या मेगावाट किसका मात्रक है, तो भैया ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति। लेकिन अगर इसमें लग के आ जाए कि वाट घंटा, किलोवाट घंटा या मेगावाट घंटा किसका मात्रक है, तो उसके इसमें आंसर क्या होगा? ऊर्जा। अच्छा, अब 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? देखना सिंपल सा है, 1 किलोवाट है तो भैया किलोवाट में कितना हुआ? 1000। अच्छा, फिर घंटा है यानी 60 इंटू 60, पहले घंटा 60 से इंटू करके मिनट में बदले, फिर 60 से इंटू करके सेकेंड में। अब इसको सॉल्व करो, ये बना 36 पर कितना? 50। अच्छा, फिर 23450। फिर इसको क्या करो, अगर इसको लिखना हो पावर के फॉर्म में, 10 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में, तो भैया पहले तो 5 जीरो था और एक पॉइंट इधर को लाए तो एक जीरो और एक्स्ट्रा चला गया, तो ये बना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो यहाँ से याद रख लेंगे कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल। और इससे रिलेटेड ये वाला बात भी याद रखेंगे, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। और वाट किसका मात्रक है, या किलोवाट किसका मात्रक है, या मेगावाट किसका मात्रक है? तो इसके इसमें आंसर हो जाएगा शक्ति का। तो तीसरा क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ए है आभासी और सीधा, बी है वास्तविक और उल्टा, सी है आभासी और उल्टा, डी है वास्तविक और सीधा। अच्छा, अब बात आया मानव नेत्र का, तो सबसे पहले मानव नेत्र को अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखो, ये जो हमारे सामने चित्र बना हुआ है किसका है? मानव नेत्र का। अच्छा भैया, अब जो मानव नेत्र के सबसे बाहर वाला भाग होता है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये क्या है? कॉर्निया। अच्छा, फिर इसके बाद आगे चलो, तो ये यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पुतली। इसको बोले पुतली। अच्छा, फिर भैया जो ये पुतली को सपोर्ट दे रहा है, ये क्या है? तो ये है आइरिस, आइरिस। अच्छा, फिर अगर पुतली से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर होता है क्या? नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। अच्छा, फिर नेत्र लेंस को भैया सपोर्ट कौन दे रहा है? इसको पकड़ के कौन है? तो भैया ये है पाकछाम्बी पेशी या सिलेडी पेशी, पाकछाम्बी पेशी, या फिर इसी को बोल लो सिलियरी पेशी, सिलियरी पेशी। अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेत्र का सबसे पीछे वाला भाग है, इसको बोलते हैं क्या? दृष्टिपटल या रेटिना, दृष्टिपटल या रेटिना। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझना। मान लो बाहर से क्या आ रहा है? कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो भैया ये जो बाहर से प्रकाश की किरण आएगी, सबसे पहले ये होगी क्या? अपवर्तित। कहाँ पर? तो कॉर्निया पर। यानी बाहर से आने वाले जो नेत्र पर प्रकाश पड़ती है, इसका अधिकतर भाग का अपवर्तन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कॉर्निया। अच्छा, कॉर्निया के बाद ये फिर लाइन ये जाएगी कहाँ? पुतली में। अच्छा भैया, फिर पुतली के बाद ये जाएगा कहाँ? नेत्र लेंस में, और नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर फाइनली ये पहुँचेगा कहाँ?
दृष्टिपटल पर, और दृष्टिपटल पर बनेगा क्या, किसी वस्तु का चित्र। अच्छा, अब ये दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है ये होता कैसा है, तो भैया ये वास्तविक होता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अच्छा भैया फिर तो ये उल्टा बना, तो फिर तो हम लोग को सीधा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि भैया हमारे पास होता है क्या, दृक् तंत्रिकाएं, और ये दृक् तंत्रिकाएं ना इसे सूचना के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाने के क्रम में इसे ये जो उल्टा है इस उल्टा को क्या बना देती है, सीधा बना देती है, इसलिए कोई वस्तु हमें सीधा दिखाई देता है। अच्छा अब चलो थोड़ा सा इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जो उसको देखते हैं, जैसे आइरिस। अच्छा आइरिस से रिलेटेड एक बात याद रखना है कि जो नेत्र का रंग होता है, नेत्र का रंग, इस नेत्र का रंग निर्धारित करता है कौन, आइरिस। अच्छा फिर ये जो नेत्र लेंस है, तो भैया हमारा जो नेत्र लेंस होता है वो कैसा होता है, उत्तल की अवतल, तो भैया जो हमारा नेत्र लेंस होता है वो होता है कैसा, उत्तल। अच्छा फिर आ जाओ पाकछांबी पेशी, ये पाकछांबी पेशी क्या करती है, तो भैया ये जो हमारा नेत्र लेंस है इसको एक तो सपोर्ट दे रही है, साथ ही साथ ये हमारे सामंजन क्षमता को बनाए रखने में मदद करती है, सामंजन क्षमता, इस सामंजन क्षमता को भी बनाए रखने में मदद करती है, यानी सामंजन क्षमता को एक तरह से कह लो निर्धारित करती है कौन, पाकछांबी पेशी। अच्छा अभी ये सामंजन क्षमता क्या होता है, तो भैया सामंजन क्षमता कुछ नहीं, मान लो कुछ वस्तु है उसको अगर हम देख रहे हो सकता है भैया वो दूर हो या हो सकता है वो पास हो। अब दूर की वस्तु को देखने के लिए हमारे नेत्र को के फोकस को ज़्यादा करना पड़ेगा, और पास की वस्तु को देखने के लिए फोकस को कम करना पड़ेगा। तो भैया इस फोकस को कम और ज़्यादा करेगा कौन, तो ये करेगी कौन, सिलियरी पेशियाँ, और इसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, सामंजन क्षमता, यानी नेत्र द्वारा अपने फोकस को कम या ज़्यादा कर दूर या पास की वस्तु को देखने की क्षमता ही क्या कहलाती है, सामंजन क्षमता। अच्छा अब मान लो अगर जैसे बूढ़ा होते जाते हैं हम लोग एज के साथ, एज बढ़ने के साथ, तो भैया हमारे नेत्र की सामंजन क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। अच्छा अब सामंजन क्षमता कम हो जाएगी तो भैया क्या होगा, तो फिर उस केस में हमको क्या होगा, दृष्टि दोष, कौन सा, जड़ा दृष्टि दोष, यानी सामंजन क्षमता के कम होने से हम लोगों को जो दृष्टि दोष होता है उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। अच्छा अब इस जरा दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे भैया, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, बायोफोकल लेंस, बायोफोकल लेंस। अच्छा अब ये बायोफोकल लेंस क्या है, तो कुछ नहीं भैया बस उत्तल और अवतल, यानी जिस लेंस, जब हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का एक साथ यूज करने लगते हैं ना जिस चश्मे में, उसी को क्या बोलते हैं, बायोफोकल लेंस। अच्छा तो इतना दूर तक समझ आया होगा। चलो इसी पे क्वेश्चन था कि मानव आँख की रेटिना पर बनाई गई छवि कैसी होती है, तो भैया अभी देखिए जो छवि होती है वो कैसी होती है, वास्तविक, उल्टी और छोटी। तो आंसर हो जाएगा क्या, वास्तविक और उल्टा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सजाए। अच्छा तत्व कौन सा है, Li, O, C, Be और F। अच्छा अब इसको समझने से पहले ना थोड़ा सा समझो क्या, आधुनिक आवर्त सारणी, या फिर चलो आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। अच्छा थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं। अब याद करो सबसे पहले आया था कौन, डेबो राइनर, डेबो राइनर। भैया डेबो राइनर ने क्या दिया था, त्रिक का नियम, त्रिक का नियम। अच्छा भैया क्या ये त्रिक का नियम हमको आवर्त सारणी बनाने में मदद कर पाया, तो भैया नहीं, क्यों, क्योंकि ये केवल 3 ही त्रिक खोज पाया था, और ऐसा करके वो टोटल 9 ही तत्व को सही तरीके से अरेंज कर पाया। अच्छा फिर इसके बाद आता है कौन, न्यूलैंड, न्यूलैंड। अच्छा न्यूलैंड क्या फिर देता है फिर भैया, अष्टक का नियम, अष्टक का नियम। अच्छा ये अष्टक का नियम इसके अनुसार क्या था कि भैया अगर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाओ ना, तो किसी भी तत्व से शुरू करने से 7वें तत्व के बाद आने वाला जो 8वां तत्व होता है वो पहले तत्व के समान गुण वाला होता है। तो भैया क्या ये भी पूरा तरह से सफल रहा तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में, नहीं, जैसे पढ़े थे ना इसके कुछ लिमिटेशन है। एक तो ये क्या किया, केवल 56 तत्व को सजा पाया, उसमें भी भैया ये केवल कैल्शियम तक ही सही से लागू होता था, उसके बाद तो सही से लागू ही नहीं होता था, और कुछ छोटा छोटा गलती भी किया। जैसे न्यूलैंड क्या बोला था कि भैया आने वाले भविष्य में अब नए तत्वों की खोज नहीं होगी, यानी हम कह सकते हैं भैया कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था ना वो काफ़ी हद तक असफल ही रहा। अच्छा फिर इसके बाद तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए आया कौन, मेंडलीव, मेंडलीव। और भैया इसने क्या किया, इसने बोला कि जो तत्व होते हैं उसके मतलब तत्व के जो गुण होते हैं उसके परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान, यानी इसने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, और पहली बार भैया कम से कम डेबो राइनर और न्यूलैंड के तुलना में तो एक अच्छा पीरियोडिक टेबल बना के हमको दिया, लेकिन ये भी पूरी तरह से सफल नहीं रहा। अच्छा जैसे पढ़ते ना, इसने टोटल क्या किए थे, 63 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया था, और भैया ये भी बोला कि भविष्य में, इसने ये बोला था कि भविष्य में क्या हो सकता है, नए तत्वों की खोज हो सकती है, ठीक, यानी भविष्य में नए तत्वों की भी संभावना इसने दी थी। लेकिन फिर भी जो तत्व होते हैं ना वो भैया पूरी तरह से, जैसे आने वाले समय में रदरफोर्ड हुआ, रदरफोर्ड, इसने क्या किया,
ये अल्फा पार्टिकल के थ्रू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस सब की खोज में बहुत सारा योगदान दिया। तो भैया इस जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज होती है ना, ये स्पष्ट हो जाता है जो तत्व हैं उसके गुण परमाणु द्रव्यमान पे नहीं, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, परमाणु संख्या पर। और भैया उसके बाद इतना तो ऑब्वियस हो गया कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है वो अब ज़्यादा समय तक लागू नहीं हो पाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद भैया मेंडलीव की गलतियों को सुधारते हुए और परमाणु संख्या के महत्व को समझते हुए एक नया पीरियोडिक टेबल बनाता है कौन? मॉसले। मॉसले इसने दिया क्या? आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। अच्छा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी का पिता बोलते हैं किसको? मॉसले को। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी लिखा रहे तब उसका पिता बोलेंगे मॉसले को, लेकिन अगर सिर्फ पूछ ले कि आवर्त सारणी का पिता किसको बोलेंगे? आवर्त सारणी का पिता, तो भैया ये किसको बोला जाएगा? मेंडलीव को। अच्छा, अब जैसे वो क्वेश्चन था, पहले तो उस क्वेश्चन पे आते हैं, देखना। अच्छा, इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आधुनिक आवर्त सारणी से एक बात याद रखना है कि भैया अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाएं, बाएं से दाएं, तो जो धातुई गुण होता है वो घटता है, धातुई गुण घटता है। अच्छा, अगर इधर जाने पर घटता है तो भैया नीचे जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। तो नीचे जाने पर बढ़ेगा। तो अभी के लिए बस इतना याद रखेंगे, फिर आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से देख लेंगे आवर्त सारणी को। अच्छा, अब इसी के बेस पे बना लो ये क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित को उनके धातुई गुण के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। अच्छा, अब पहले तो इसका परमाणु संख्या लिखो। ऑक्सीजन 8, अच्छा कार्बन का 6, बेरिलियम 4 और फ्लोरीन का 9। अच्छा, अब देखना, अगर भैया पूछ रहा है क्या? बढ़ते हुए क्रम में सजाओ, ठीक है। अगर बढ़ते हुए क्रम में सजाओ तो पढ़े थे अभी कि भैया बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, तो भैया इधर से अगर इधर आएंगे तो बढ़ेगा, अगर इधर घट रहा है, घटता है तो ऑब्वियस इधर बढ़ेगा। तो बस क्या करना है, यानी ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ चलो। अच्छा, अरेंज करते हैं पहले साइड में 9, 8, 6, 4, 3। अब देख लो बस ये वाला ऑप्शन किस में मैच कर रहा है? 9 पे फ्लोरीन, सबसे पहले फ्लोरीन होना चाहिए, तो भैया बी आंसर। यानी फ्लोरीन ज़्यादा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ज़्यादा है कार्बन से, कार्बन ज़्यादा है बेरिलियम से और बेरिलियम ज़्यादा है लिथियम से, तो इसका आंसर हो गया बी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? अच्छा भैया, अब एसआई यूनिट से ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, एसआई यूनिट, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो भैया इसको थोड़ा अच्छे से देख लो। जैसे कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो भैया ऑप्शन है वोल्ट, ओम, कूलम्ब और एम्पियर। अच्छा, अब वोल्ट पहले देखना, वोल्ट किसका मात्रक है? तो भैया यही मात्रक है किसका? विभवांतर का। अच्छा, फिर आगे जो है इसको भी देख लेते हैं, ओम। ओम किसका मात्रक है? तो भैया ओम मात्रक है प्रतिरोध का, प्रतिरोध। अच्छा सॉरी, कूलम्ब, कूलम्ब किसका मात्रक है? तो भैया आवेश का, कूलम्ब आवेश का। फिर एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है? तो भैया विद्युत धारा का, विद्युत धारा। अच्छा चलो ऐसे ही कुछ और भी बताना, जैसे लेंस की क्षमता, इसका मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक। अच्छा सॉरी, ऐसे ही बताना। और क्या ले लें? चलो लेंस की क्षमता हो गया, कूलम्ब हो गया, विभवांतर। अच्छा, शक्ति का बता दो, शक्ति का मात्रक क्या है? और चलो विद्युत, ये लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र का बता दो, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा चलो हम बताते हैं, सुनना। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है? तो भैया इसका क्या है? डायोप्टर, डायोप्टर या 1/मीटर। अच्छा, फिर शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या है? तो भैया इसका मात्रक है वाट। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स का क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का है वेबर, वेबर। फिर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? टेस्ला। तो अभी के लिए ऐसा यूनिट से इतना याद रखेंगे, फिर आगे कुछ और क्वेश्चन मिलेगा तो उसको देख लेंगे आगे। फिर अगला है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अच्छा, ऑप्शन है CaO, CaCl2, फिर आगे CaOH2 और है CaOCl2। अच्छा, ये पूछ रहा है चूना जल, चूना जल मतलब भैया, चूना जल का मतलब है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अच्छा, फिर तो सिंपल सा हो गया, ये बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaOH2। इसका आंसर क्या हो गया?
CaOH हॉल 2। अच्छा, इससे रिलेटेड अब कुछ और चीज़ बताना, जैसे बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अच्छा, फिर बताना CaOCl2 किसका है, CaOCl2। अच्छा, ऐसे ही बताना NaHCO3 किसका है, ऐसे ही बताना CaSO4 इंटू 2H2O किसका है, ऐसे ही बताना CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका है। चलो चलो निपटाते हैं मेरे साथ। बिना बुझा हुआ चूना, तो भैया बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaO। अच्छा, फिर CaOCl2 क्या है, तो भैया ये है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। अच्छा, ये विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखेंगे थोड़ा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अच्छा, फिर है NaHCO3। NaHCO3 क्या है, तो भैया H4 होम याद रखो, होम में क्या यूज करेंगे, बेकिंग सोडा। तो भैया बेकिंग सोडा, जो खाना बनाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा। अच्छा, फिर है CaSO4 इंटू 2H2O। ये क्या है भैया, CaSO4 2H2O, तो भैया ये है जिप्सम, जिप्सम। अच्छा, ऐसे ही फिर CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये क्या है, तो भैया ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, और कुछ लिया जाए, चलो स्लाइड खाली लेते हैं, जैसे चलो ले लो, किसका बता दो, इथेनॉल, इथेनॉल। अच्छा, फिर बताना किसका, फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल। अच्छा, फिर आगे बता दो लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। अच्छा, ऐसे ही बता दो वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। चलो इतना बताना। सबसे पहला इथेनॉल, इथेनॉल का क्या भैया, तो मिथेनॉल और इथेनॉल। चलो मिथेनॉल भी ले लेते हैं, मिथेनॉल। तो भैया मिथेनॉल क्या होता है, देखो सबसे पहले मीथेन क्या होता है, CH4। अब इसमें भैया पता है क्रिया, जब नॉल लग गया तो क्रियाशील मूलक लगना है क्या, OH। अच्छा, यहाँ से फिर एक ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड आ गया है, तो यहाँ पर एक H हटाना पड़ेगा, यानी CH3OH। अच्छा, ऐसे इथेनॉल क्या बनेगा, C2H5OH। फिर फॉर्मिक अम्ल क्या बनेगा, तो भैया HCOOH। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल को ही क्या बोलते हैं, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल। अच्छा, फिर जब आया मिथेनोइक अम्ल, तो इथेनोइक अम्ल को क्यों छोड़ना, वो गुस्सा मान जाएगा, उसका भी नाम ले लो, इथेनोइक अम्ल। अच्छा, इसका फिर फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा पहले तो याद रखेंगे, जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसको मेथेनोइक, ऐसे इथेनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो भैया CH3COOH। अच्छा, फिर बता दो लेड नाइट्रेट, तो भैया लेड नाइट्रेट का क्या, PbNO3। अच्छा, फिर वॉशिंग सोडा का क्या होता है, Na2CO3 इंटू का 10H2O। तो अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है। ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी और समांतर दोनों, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, अब आया भैया प्रतिरोध। अब देखो प्रतिरोध को साइड में लाया जाए, प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध क्या होता है, तो भैया मान लो कोई एक धातु है या मान लो चालक है, भैया इस चालक में गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये पूछता भी है, याद रखेंगे कि कोई जो चालक होता है या फिर कोई धातु होता है उसमें गतिशील कण कौन सा होता है, तो भैया वो होता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इस पर कितना आवेश, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, इतना याद रह जाएगा। अब भैया प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है, तो भैया मान लो ये कोई चालक है, चालक में गति कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो भैया धातु के अंदर या चालक के अंदर ये गुण पाया जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन को गति करने से क्या करे, वो रोके। इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है और ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को रोके, इसी गुण को बोलते हैं प्रतिरोध। यानी धातु का ऐसा गुण ना, जिसके कारण वो अपने में प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करेगा, क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। अच्छा, अब ये प्रतिरोध का मात्रक क्या है भैया, अभी पीछे देखें किसका मात्रक क्या है, ओम। अच्छा, अब ओम सुनते ही तुरंत भेजा में चमकना चाहिए क्या, ओम का नियम, ओम का नियम। अच्छा भैया, ओम का नियम क्या है, तो सीधे शब्दों में बोले ना, V=IR, यही क्या है, ओम का नियम। अच्छा भैया, ये क्या हो गया, तो देखो ओम का नियम क्या बोलता है कि अगर किसी चालक का जो ताप है ना, ठीक क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी चालक का अगर ताप नियतांक हो, स्थिर हो, तो भैया अगर किसी चालक तार का ताप स्थिर हो तो उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है ना, उसके सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, यानी भी सीधा प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के।
यही सिंपल सा है ओम का नियम। अच्छा, अब मान लो जो प्रतिरोध है, बहुत सारे प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है मान लो मेरे पास, ये R1 वाला प्रतिरोध, ये R2 वाला प्रतिरोध और ये R3 वाला प्रतिरोध। तो भैया अगर हमको इसको जोड़ना हो एक दूसरे से तो जोड़ने का 2 तरीका है, एक तो ये वाला तरीका और दूसरा तरीका ये है भैया। तो भैया इस आधार पे हम लोग क्या किए, इसको नाम दे रखे हैं, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, फिर इसको बोले समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अच्छा, अब मान लो 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 का है, इसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़े तो भैया इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो भैया R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, अगर श्रेणी क्रम में है तो R1 + R2 + R3। अच्छा, अगर ये समांतर क्रम में है तो भैया 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 प्लस का 1/R3। अच्छा, अब मान लो जैसे तुमको ऑप्शन देता हूँ कि भैया 3 ओम का 3 3 3, इस 3 ओम के 3 प्रतिरोध को दोनों 2 बार जोड़ते हैं, एक बार श्रेणी में एक बार समांतर में, तो भैया R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो अगर श्रेणी में है तो 3 + 3 + 3 तो भैया 12 ओम। अच्छा, अगर ये समांतर में है तो भैया 1/R बराबर 1/3 + 1/3 + 1/3 यानी 3/3 यानी 1। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना, 1 ओम। तो भैया अगर मान लो हमको ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए तो भैया ऑब्वियस हमको जोड़ेंगे इसको किस में, श्रेणी क्रम में। अगर कम प्रतिरोध चाहिए तो जोड़ेंगे किस में, समांतर क्रम में। अच्छा, तो इसमें यही पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। भैया अगर प्रतिरोध बढ़ाना है तो किस में से जाए, श्रेणी क्रम में। तो आंसर हो गया ए। अच्छा, अब इसमें पूछता है कि अगर धारा अधिक चाहिए तब कैसे जोड़े, अधिक धारा यानी अगर तुमको धारा अधिक चाहिए, यहाँ तो पूछ रहा है प्रतिरोध का मान ज़्यादा चाहिए तब भैया जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में। अगर अधिक धारा चाहिए फिर क्या करेंगे, तो भैया ऑब्वियस है अगर हमको धारा अधिक चाहिए तो फिर भैया प्रतिरोध कम चाहिए, प्रतिरोध कम। तो यानी अगर अधिक धारा अगर पूछा जाए ना कि मान लो कि तुम्हारे पास 2 या 3 प्रतिरोध है, उसको कैसे जोड़ोगे कि अधिक धारा मिले, तो भैया अधिक धारा तभी मिलेगा जब प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होता है किसमें, समांतर क्रम में। तो उस केस में आंसर हो जाएगा क्या, समांतर क्रम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा है परमाणु त्रिज्या पर क्या फ़र्क होता है। देखो अभी देखे थे ना पहला एक नियम कि भैया अगर बाएं से दाएं जाओगे तो क्या होगा, धातुई गुण का बात कर रहे थे उस समय, इससे पहले वाले क्वेश्चन में धातुई गुण। तो भैया धातुई गुण बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है, और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, बढ़ता है। अच्छा, सेम ऐसे ही अब बात करेंगे किसका, परमाणु त्रिज्या का, परमाणु त्रिज्या। अच्छा, परमाणु त्रिज्या में क्या होता है देखना। अब जैसे मान लो ना हम लोग क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर लिखे हम क्या, कार्बन ले लेते हैं, चलो कार्बन 6 और सोडियम 11। तो भैया अगर इसका बताओ, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इसमें कितने कक्षा, 2 कक्षा, 2,4 2 कक्षा, इसमें फिर बनाओ 2,8,1। तो भैया इसमें तो 3 कक्षा हो गया, तो ऑब्वियस है इसका परमाणु त्रिज्या क्या होगा, अधिक होगा। तो भैया जब भी क्या करें, अगर बात करें किसका, परमाणु त्रिज्या का, तो भैया परमाणु त्रिज्या अगर नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा, सेम उसी की तरह बढ़ेगा। और इधर से अगर इधर को जाए तो क्या होगा, घटेगा। यानी अगर आवर्त सारणी में नीचे की ओर जाए तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, और अगर बाएं से दाएं जाए तो परमाणु त्रिज्या घटेगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो इतने में सॉल्व हो गया। भैया आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, तो घटती है। अगर यही पूछता ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो उसके इसमें आंसर होता है क्या, बढ़ती है। अच्छा, अब आया पीरियोडिक टेबल, थोड़ा इसको देख लेते हैं अच्छे से, देखना। अच्छा, ये जो पीरियोडिक टेबल है ये कौन सा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न। भैया किसने बनाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी पढ़े किसने, मोसले, मोसले। अच्छा भैया अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा पहले उसको देखते हैं कि भैया पहले सबसे पहले तो पूछता है कि मोसले के आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं, वर्ग कितने हैं, आवर्त कितने हैं, वर्ग कितने। अच्छा, आवर्त क्या होता है, तो भैया ये जो क्षैतिज कतार है ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं, आवर्त। तो भैया इसमें टोटल कितने आवर्त हैं, 7। फिर जो ऊर्ध्वाधर कतार होता है इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। तो भैया वर्ग कितने हैं, टोटल 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले द्वारा बनाई गई है, इसमें आवर्त कितने, 7, इसमें वर्ग कितने, 18। अच्छा, अब ना
थोड़ा एक तो स्पेसिफिक नाम देख लेते हैं। जैसे पहला ग्रुप है, तो भैया जो पहला ग्रुप होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु। अच्छा, ऐसे ही फिर जो दूसरा वर्ग है, इस वर्ग को क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। अच्छा, फिर जो 17वां वर्ग है, इसको क्या बोलते हैं? हैलोजन धातु। सॉरी, धातु बोल रहे हैं, हैलोजन, इसको हैलोजन। ऐसे भैया जो 18वां वाला है, 18वां वाला, इसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस। निष्क्रिय, बस भैया हिंदी भी गलत लिखाया जा रहा है। अच्छा, निष्क्रिय गैस। तो भैया 18वें वाले को क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस। फिर से देखो, दोबारा से सुनना। सबसे पहले जो आधुनिक आवर्त सारणी, इसको बनाया किसने? मोसले ने। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतार होती है उसको आवर्त बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर कतार होती है उसको वर्ग बोलते हैं। आवर्त कितने हैं? तो 7। वर्ग कितने हैं? तो 18। फिर जो पहला वाला वर्ग है उसको क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। जो दूसरा है उसको क्षारीय मृदा धातु। ऐसे 17वें वाले को हैलोजन और 18वें वाले को निष्क्रिय गैस। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ, जैसे मान लो ना, कुछ इसको उठाओ जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको याद तो करना पक्का। जैसे फेरस है, लोहा है, लोहा की परमाणु संख्या 26। अच्छा, ऐसे ही लोग इसको, अच्छा पहली बात तो 20 तक तो सबको याद होना ही चाहिए। एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन याद करना है। तो पहले Fe याद करना है, फिर आ जाओ 79 पे, Au गोल्ड। गोल्ड की परमाणु संख्या कितना? 79। ठीक, ऐसे ही पारा का कितना? 80, इतना याद रखना है। फिर Ag सिल्वर का कितना? 47। फिर गया Cu कितना? 29। इतना तो एक्स्ट्रा कम से कम याद रखना। अच्छा, इसमें से कुछ और भी देख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा होगा कौन? ब्रोमीन। भैया ब्रोमीन से रिलेटेड एक बात याद रखना है, क्या कि ये क्या है? द्रव्य और धातु। एकमात्र द्रव्य और धातु कौन है? ब्रोमीन। अच्छा, ऐसे ही पारा, देखो Hg कहाँ पर दिखा? अभी देखे थे यहाँ Hg, पारा। भैया पारा से रिलेटेड याद रखना है द्रव्य धातु। तो पीरियोडिक टेबल में अभी के लिए बस इतना बात तो कम से कम याद रखेंगे, फिर इसको आगे और भी रिवाइज करते रहेंगे और कुछ नया देखने को मिलेगा तो वहाँ भी देख लेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध होता है? अच्छा भैया, सबसे पहले तो ये रिलेशन होना या चाहिए याद, क्या? R = 2f। बस सिंपल सा इतना ही सा फॉर्मूला है कि भैया R और F में क्या रिलेशन है। तो आंसर किस में? सी। सॉरी, सी में क्यों? अच्छा, यहाँ पर बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट तो दे नहीं रखा, तो भैया यहाँ से F बराबर क्या बोल सकते हैं? R/2, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। अच्छा, यहाँ से फिर याद रखेंगे क्या? देख लेते हैं, चलो। दर्पण सूत्र, ऐसे ही लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र। तो भैया दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। अच्छा, ऐसे ही लेंस क्या? 1/v - 1/u = 1/f। अच्छा भैया, यहाँ पर f किसको डिनोट कर रहा है? फोकस दूरी। चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ और देख लेते हैं। तो भैया कौन सा ऐसा दर्पण है, दर्पण क्या है, चलो हम ही बता देते हैं, उत्तल और अवतल। तो भैया इस दोनों में से कौन सा ऐसा दर्पण है या कौन सा ऐसा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो भैया वो कौन है? उत्तल चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी धनात्मक। अवतल में चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक। अच्छा, फिर थोड़ा देखना इसको, उत्तल दर्पण। अच्छा, उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? तो भैया उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण। तो भैया जो अपसारी दर्पण होगा वो उत्तल दर्पण। ऐसे ही अवतल दर्पण इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी दर्पण। अच्छा, जब लेंस का बात है तो जस्ट उल्टा, लेंस में क्या होगा? जैसे इसमें उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोल रहे हैं तो अवतल लेंस को अपसारी बोलेंगे, और यहाँ पर अवतल दर्पण को अभिसारी बोल रहे हैं तो उत्तल लेंस को अभिसारी बोलेंगे। इतना बात को याद रखेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो भैया शून्य समूह, अभी देखिए ना, जो 18वां वर्ग होता है, चलो आगे स्लाइड है शायद, ये जो 18वां वर्ग है इसी को हम लोग अभी क्या बोल रहे थे? हैलोजन कह रहे हैं, निष्क्रिय गैस, या इसी को क्या बोले? अक्रिय गैस। अक्रिय बोल लो, निष्क्रिय बोल लो, या फिर नोबेल गैस बोल लो, नोबेल गैस। अच्छा, अब यहाँ से याद रखेंगे कि जो ये 18वां वर्ग है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग। तो भैया इससे ना क्वेश्चन पूछना है कि इनमें से 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन निष्क्रिय गैस है, या फिर कौन 0 वर्ग का तत्व है या शून्य वर्ग का तत्व है। तो भैया इसको याद कैसे किया जाए? सिंपल सा है, याद कर लो, दिमाग पे थोड़ा जोर भी डालो। हीलियम हो गया,
नियॉन हो गया, आर्गन हो गया और क्रिप्टन हो गया। इतना तो कम से कम 4-5 याद रख लेना है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ये सारे रिलेटेड है किससे, तो भैया निष्क्रिय गैस है ये सारे। अब देखो इसी पे क्वेश्चन था बेसिक सा कि भैया आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है। तो अभी देखे ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, तो भैया ये याद रह जाएगा। अच्छा इसमें क्लोरीन क्या है भैया, क्लोरीन 17 में, यानी ये हैलोजन है, हैलोजन। अच्छा यहाँ पर H किस में है, तो भैया H पहले आवर्त में, देखना पहले आवर्त का सदस्य है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, तो भैया प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, चीर दिष्ट धारा, इनमें से कोई नहीं, तो भैया धारा। अच्छा कैसी धारा, घरेलू धारा, घरेलू धारा। अच्छा भैया इससे रिलेटेड पहले चीज़ तो याद रखना है, जो हमारे घर में धारा आती है ना उसकी आवृत्ति क्या होती है, तो भैया याद रखेंगे हमारे घर के जो घरेलू बिजली होती है उसकी आवृत्ति कितना, 50 हर्ट्ज। अच्छा फिर ऐसे ही विभवांतर कितना होता है जो हमारे घर में आता है उसका, तो भैया विभवांतर होता है 220 वोल्ट। अच्छा अब ये हर्ट्ज क्या है, तो भैया हर्ट्ज मात्रक है किसकी, आवृत्ति की, आवृत्ति। अच्छा इसी बात पे बता दो, एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है, इसको कमेंट करके अपने से बताना, सबको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, हाँ भैया, तो अब ये घरेलू बिजली के विषय में, घरेलू धारा के विषय में ये बात तो याद रखेंगे, आवृत्ति 50 हर्ट्ज और इसका विभवांतर 220 वोल्ट। अच्छा भैया अब जो धारा होती है ना उसको मेनली हम लोग डिवाइड करते हैं कितना, 2 भाग में, प्रत्यावर्ती और दिष्ट। तो भैया जो हम लोग के घर में आती है वो कौन सी धारा होती है, वो होती है प्रत्यावर्ती धारा, यानी जो घरेलू धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा, और जो दिष्ट धारा होता है वो किस में, वो मेनली पाया जाता है बैटरी वाले धारा में, बैटरी। अच्छा जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो दोनों डायरेक्शन में चल सकती है, लेकिन दिष्ट धारा क्या होती है, केवल एक डायरेक्शन में चलती है। और अगर पूछ ले हानिकारक कौन होता है, तो भैया प्रत्यावर्ती धारा हानिकारक होता है, हानिकारक इन द सेंस कि हम लोग के लिए डेंजरस होता है, लेकिन दिष्ट धारा उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होता, डेंजरस नहीं होता है। ठीक, अच्छा अभी के लिए बस इतना याद रखेंगे। तो भैया इसका आंसर हो गया क्या, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा, 11 का ए। अच्छा फिर अगला है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो भैया अभी देखें जो ये है कौन सा दर्पण, मतलब अवतल, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अच्छा अब समतल दर्पण है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो भैया इस क्वेश्चन को भी तुम लोग के लिए छोड़ता हूँ, कमेंट में इसका आंसर बताना। अच्छा इसकी फोकस दूरी क्या होती है, साथ ही साथ ये भी बताना कि इसकी क्षमता कितनी होती है। इस दोनों क्वेश्चन का भी आंसर करना कमेंट में, 12 नंबर दे के लिखना इसका आंसर। अच्छा फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन अमलगम है, तो भैया जहाँ भी तुम्हारे आंखों के सामने में आ जाए क्या, अमलगम, तो तुरंत आना चाहिए भैया Hg चाहिए। अमलगम का मतलब ही क्या है कि Hg चाहिए, तो भैया जहाँ दिख जाए तुमको Hg मार देना है क्या, अमलगम। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है किसमें, Na और Hg। अच्छा अब अमलगम होता क्या है, तो भैया अगर किसी भी पदार्थ में Hg मिला हुआ हो ना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम। तो सिंपल सा आंसर हो गया क्या, बी। अच्छा अब इसमें कुछ ऑप्शन जैसे लो Cu और Zn, भैया ये क्या है, तो ये एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु। अच्छा इस मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो भैया पीतल, पीतल। तो भैया सिंपल सा देखो, कॉपर है, जिंक है, तो पीतल जब भी आए ना तो आता है कौन, याद करो, पिताजी, पिताजी, यानी पीतल, तांबा और जिंक। तो तांबा और जिंक जहाँ भी दिख जाए तुरंत याद करेंगे पिताजी और टिक मारेंगे क्या, पीतल। अच्छा ऐसे दिख रहा है Cu और Sn, ये भी एक मिश्र धातु है, इसको क्या बोलते हैं, तो भैया ये है कांसा। कॉपर और टीन जो होता है इसका मिश्रण को क्या बोलते हैं, कांसा। तो यहाँ से बस इतना याद रखेंगे, तो इसका आंसर हो गया क्या, बी। अच्छा फिर अगला है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है, तो भैया मुकुलन। अच्छा जो जनन होता है वो 2 प्रकार का, जनन 2 प्रकार का, क्या, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक और अलैंगिक, अलैंगिक जनन। तो भैया अलैंगिक जनन के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे मुकुलन होता है, मुकुलन हो गया, फिर उसके बाद विखंडन, विखंडन हो गया, फिर पुनरुद्ध भवन हो गया, पुनरुद्ध भवन। तो भैया ये सारे क्या है, अलैंगिक जनन के प्रकार है। अच्छा अब इसमें से पूछ रहा मुकुलन, मुकुलन किस में होता है, तो भैया मुकुलन होता है किस में, ईस्ट में। ऐसे ही विखंडन किस में होता है, तो भैया विखंडन होता है अमीबा में, अमीबा में। तो सिंपल सा पूछ रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो भैया मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। ठीक,
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? अच्छा भैया, जो मानव में वृक्क होता है वो वृक्क किससे संबंधित रहता है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो भैया सिंपल सा आंसर है क्या? उत्सर्जन। यानी जो वृक्क होता है वो हमारे लिए किसका काम करता है? तो मानव शरीर में जो अपशिष्ट होता है उसके उत्सर्जन में काम आता है। कौन? वृक्क। अच्छा भैया, अब आगे है श्वसन ऑप्शन में। चलो साइड में लाते हैं इसको, श्वसन को। श्वसन, अच्छा श्वसन क्या होता है? तो भैया जो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। अच्छा अब श्वसन देखना, श्वसन के प्रकार, इसको समझना। अच्छा अब श्वसन में होता क्या है ना, देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन का अणु है। अब ये टूटता है किस में? पायरूवेट में। पायरूवेट जो कि 3 कार्बन का अणु है। अब भैया अब ये जो ग्लूकोज से पायरूवेट में गया। अच्छा ये घटना कहाँ पर होती है, यानी ग्लूकोज पायरूवेट में कहाँ पर बदलती है? तो याद रखें कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये सब में कॉमन है, यानी कहीं भी अगर श्वसन होगा तो ग्लूकोज टूटेगा किसमें? पायरूवेट में। लेकिन भैया आगे का जो क्रिया होगा ना, वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित, या ऑक्सीजन उपस्थित है, या ऑक्सीजन सीमित मात्रा में है। सीमित। तो भैया जैसे बोले ग्लूकोज से टूटा पायरूवेट में, कोशिका द्रव्य में। अब आगे की क्रिया, इस आगे जो क्रिया होगी वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन है या नहीं है, यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित है कि ऑक्सीजन उपस्थित है कि ऑक्सीजन कम मात्रा में है। तो भैया अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो इस स्थिति में जो श्वसन होगा ना, उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। अच्छा ये होता किस में है? तो भैया ये होता है मेनली किस में? ईस्ट में। ईस्ट में। अच्छा फिर भैया इस क्रिया द्वारा क्या बनता है? तो याद रखेंगे CO2 बनेगा, ऊर्जा बनेगा, प्लस का इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल। अच्छा इथेनॉल का भी फॉर्मूला देखिए, क्या होता है इथेनॉल का फॉर्मूला? C2H5OH। अच्छा भैया अगर फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो फिर क्या बनेगा? तो भैया बनेगा CO2 प्लस ऊर्जा प्लस का H2O। अच्छा अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? वायवीय श्वसन। अच्छा अब ये वाला जो क्रिया होता है, यानी कोशिका द्रव्य में, तो पहले कोशिका द्रव्य में टूटा पायरूवेट में, अब पायरूवेट से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये सारा चीज़ जो बना, ये कहाँ बनता है? तो भैया ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा फिर भैया अगर ऑक्सीजन है लेकिन सीमित मात्रा में, तो फिर क्या होगा? तो फिर भैया इस केस में ना लैक्टिक अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल। और इसी कारण देखना जो खिलाड़ी सब होता है, जो दौड़, या फिर मान लो खिलाड़ी है या फिर बहुत ज़्यादा हम लोग दौड़ रहे हैं या कोई ऐसा हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस केस में भैया ऑक्सीजन सीमित मात्रा में मिलता है और हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है, जिसके कारण हम लोग को क्या होता है? क्रैम्प उत्पन्न हो जाता है। क्रैम्प। तो श्वसन से रिलेटेड इतना बात तो याद रखेंगे अभी के लिए कम से कम, फिर आगे कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो आगे और भी सीखेंगे। चलो फिर अगला बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो भैया पूछ रहा है ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अच्छा अब इसको समझने से पहले आ जाओ पहले किस पे? अपना पाचन तंत्र को अच्छे से समझते हैं। अब देखना, मान लो खाना खाया भैया, तो प्यारे प्यारे मुंह से खाना खाया गया। अब भैया खाना यहाँ से गया, ये ग्रास नली से होते 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 पहुँचा कहाँ? यहाँ पर। अच्छा इस महाशय का क्या नाम है? तो अमाशय। अमाशय। अच्छा भैया अब अमाशय में क्या पाया जाता है? तो भैया पाया जाता है HCl। क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब भैया ये जो होता है ना, इसका pH मान कितना होता है? 1.6। तो भैया ये तो बहुत ज़्यादा क्या होगा हमारे शरीर के लिए हानिकारक। वैसे भी हमको पता है जो HCl होता है ये क्या होता है? प्रबल अम्ल है। HCl प्रबल अम्ल है। तो भैया क्या ये हमारे अमाशय को गलाने देगा? हाँ भैया गला सकता है, लेकिन भगवान हम लोग को दे रखा है भैया एक यंत्र, जिसको क्या बोलते हैं? श्लेष्मा कोशिका। श्लेष्मा कोशिका। अच्छा अब ये श्लेष्मा कोशिका क्या करता है? तो भैया इसको शक्ति प्रदान है कि ये HCl से हमारी क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो ये जो HCl होता है ना, जो प्रबल अम्ल है, इससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है कौन? श्लेष्मा। अच्छा अब इस अमाशय में पाया जाता है क्या? पेप्सिन। पेप्सिन। अच्छा भैया अब ये पेप्सिन क्या करता है? देखो जहाँ पर दिख जाए सीन सीन सीन, चाहे पेप्सिन हो चाहे ट्रिप्सिन हो, ये पाचन करेगा किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का। अच्छा फिर यहाँ पर देखना आगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? तो भैया इस चिड़िया का नाम है यकृत। यकृत। यकृत क्या है? अच्छा यकृत से रिलेटेड एक चीज़ याद रखेंगे कि यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा
ठीक। अब भैया इसी यकृत में देखना, यहाँ पर दिख रहा है एक चिड़िया छोटा सा। अब भैया इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पित्ताशय। पित्ताशय। अब भैया ये पित्ताशय क्या करता है, तो ये पित्तरस को संग्रहित करता है, पित्तरस। अब भैया ये पित्तरस भी क्या करता है, हमको आगे खाना पचाने में मदद करता है। जैसे देखना ना, एक ये यहाँ पर अग्न्याशय है, अग्न्याशय, अग्न्याशय। अब जैसे अमाशय से निकलता है पेप्सिन, वैसे अग्नाशय से निकलता है क्या, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। अब भैया सीन दिख गया, तो फिर ये भी किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। तो इस ट्रिप्सिन को ना काम करने के मदद करता है कौन, जो हमारा यकृत है, यकृत के अंदर पित्ताशय और पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस। तो पित्तरस का काम क्या है कि भैया ट्रिप्सिन को काम करने में मदद करना। और ये पित्तरस जो होता है ना, ये हमें प्रदान करता है क्या, ये क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम। तो भैया ये क्षारीय माध्यम क्या हुआ, तो भैया क्षारीय माध्यम कुछ नहीं है, देखो जैसे एंजाइम होता है, कुछ एंजाइम होता है जो अम्लीय माध्यम में काम करता है और कुछ एंजाइम होता है जो क्षारीय माध्यम में काम करता है। तो जो एंजाइम क्षारीय माध्यम में काम करेगा उसको क्षारीय माध्यम प्रदान करता है कौन, पित्तरस। तो भैया क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पित्तरस कहाँ पर पाया जाता है, तो ऑप्शन में या तो पित्ताशय रहेगा या तो यकृत रहेगा। अच्छा, फिर आगे भैया अब दो एंजाइम और है, उसको भी देख लेते हैं, लाइपेज, लाइपेज, और एक होता है कौन, एमाइलेज, एमाइलेज। तो भैया जो लाइपेज होता है ये क्या करेगा, ये करेगा वसा का पाचन, वसा का पाचन। ऐसे ही एमाइलेज, एमाइलेज क्या करेगा, तो भैया एमाइलेज करेगा किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अच्छा, अभी के लिए इतना छोड़ते हैं, चलो एक ये देख लेते हैं, चलो परिशेषिका, यहाँ पर लिखा है परिशेषिका, जिसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। अच्छा, इससे क्वेश्चन पूछता है, याद करो भैया अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स। तो भैया तुमको बताना है इसका भी आंसर किसमें, कमेंट में, कि अपेंडिक्स क्या होता है। अच्छा, फिर तो ये पूछा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो भैया ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन पाया जाएगा किसमें, अमाशय में, ट्रिप्सिन पाया जाएगा किसमें, अग्न्याशय में। तो आंसर सिंपल सा अग्न्याशय। चलो फिर आगे आगे बढ़ा जाए भैया। अगला है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या है। अच्छा, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, तो बोले भैया ये बोलना क्या चाह रहा है, इथेनॉल, ही इथेनॉल। अच्छा, इसका फॉर्मूला पहले ही देख चुके हैं, इथेनॉल कहाँ पर है, इथेनॉल, तो भैया C2H5OH कहाँ पर है, सी में। अच्छा, फिर CH3OH क्या है, तो भैया ये है मिथेनॉल, मिथेनॉल। अच्छा, फिर थोड़ा सा इथेनॉल से एक चीज़ याद रखेंगे कि भैया वो जो क्या जो शराब होता है और विस्की होता है, शराब और विस्की, जिसको पीकर भैया अलग दुनिया में जाया जाता है, तो वो इथेनॉल से ही बना होता है। तो याद रखेंगे, शराब और विस्की जो होता है उसमें भी यूज किया जाता है किसका, इथेनॉल का। और जो सिंपल सा CH3OH है ये है मिथेनॉल। अच्छा, फिर ये भी याद रखेंगे, अगर मिथेनॉल मान लो पी लिया जाए, भैया शराब के रूप में मिथेनॉल पी ले, फिर क्या होगा, तो भैया इससे क्या हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, जहरीला होता है। ठीक। अच्छा, फिर आगे, अच्छा यहाँ पे ना ये लिख रखे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान देना। एक लिखा है क्या, OH। अच्छा, क्रियाशील मूलक है, तो भैया क्रियाशील मूलक OH, OH क्रियाशील मूलक का नाम क्या होता है, एल्कोहल। ठीक, ऐसे ही एक याद रखना कौन, CHO। CHO भैया इसका क्या होता है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का होता है CHO। ऐसे ही एल्कोहल का है OH। फिर ईथर का थोड़ा याद रख लेना, ईथर का क्या, O। अच्छा, फिर यहाँ पर COOH, COOH किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो यहाँ से बस 4 याद रखना, थोड़ा सा क्रियाशील मूलक पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। जो एल्कोहल होता है उसका होता है OH, फिर ईथर का O, एल्डिहाइड का CHO, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH। थोड़ा नज़र मारते रहना, याद हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर कह रहा है ब्लड समूह ए का एंटीबॉडी क्या होता है, तो भैया देखो यहाँ पर पहले तो आया क्या, ब्लड समूह। अच्छा, यहाँ पर कुछ ब्लड समूह है ओ भैया ओ के विषय में पता होना चाहिए, क्या, इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह। अच्छा, फिर यहाँ पर है ए को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह। अच्छा, ए से, हाँ ए क्या होता है, सर्वग्राही रक्त समूह, और ओ क्या होता है, सर्वदाता। अच्छा, सर्वदाता मतलब भैया ये ओ वाला किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। ऐसे ही ए वाला भैया किसी का भी रक्त जो है ना वो क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। अच्छा, भैया यहाँ से क्या, ए प्लस। अच्छा, स्पेसिफिक होकर अगर पूछे ना, तो भैया A+ होता है जो सर्वदाता रक्त समूह होता है, और O- होता है जो सर्वदाता रक्त समूह होता है, और A+ सर्वग्राही। अब भैया A+ इसलिए बता दे क्योंकि मेरा भी है, अब पॉजिटिव आदमी है। चलो फिर अगला, फलों को पकाने के निम्न में से किस
किससे नियंत्रित किया जाता है? अच्छा सॉरी, फलों को पकने को निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भैया ऑप्शन है ऑक्सीन, इथिलीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। अच्छा भैया अब थोड़ा सा स्लाइड है, हाँ चलो आते पादप हार्मोन। पादप हार्मोन, थोड़ा सा भैया बस 5 मिनट और झेलना। पादप हार्मोन, अच्छा पादप हार्मोन क्या क्या होता है? तो भैया इसमें जो मैन 2-3-4 नाम है उसको याद रखना। एक होता है क्या, पहले ले लो किसको, चलो साइटोकाइनिन को ले लेते हैं। साइटोकाइनिन, अच्छा ऐसे ही होता है ऑक्सीन, ऑक्सीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन, अच्छा ऐसे ही होता है इथिलीन, और एक याद रख लेना कौन सा, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। तो भैया ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है कौन नहीं है। अच्छा अब थोड़ा थोड़ा सा इसका काम देख लेते हैं। अब साइटोकाइनिन, देखो भैया साइटो जहाँ दिख जाए, साइटो का मतलब होता है कोशिका। तो भैया साइटोकाइनिन क्या करता है, पादप में कोशिका विभाजन में मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद। तो पादप में जो कोशिका विभाजन होता है उसमें मदद करता है कौन, साइटोकाइनिन। अच्छा ऐसे ऑक्सीन भैया ये वृद्धि हार्मोन है, यानी ये वृद्धि करने में मदद करता है पादप में। ऐसे ही जिब्रेलिन क्या है, तो भैया जो पौधे होते हैं उसके फूल, उस फूल को खिलने में मदद करता है कौन, जिब्रेलिन, फूल को खिलने में मदद। अच्छा भैया अब ये एब्सिसिक अम्ल क्या है, तो एब्सिसिक अम्ल होता है वृद्धि रोधक हार्मोन, वृद्धि रोधक हार्मोन, यानी पौधे की वृद्धि को रोकता है कौन, ये एब्सिसिक अम्ल। अच्छा फिर लास्ट है इथिलीन क्या करता है, तो भैया ये इथिलीन कुछ नहीं, जो फल होते हैं इसको फल को पकाने में मदद करता है, यानी फल को पकाना। तो इसका काम है फल को पकाना, बस सिंपल सा था। अब आ जाओ क्वेश्चन क्या था, वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है फलों को पकाने में, तो भैया सीधा सा क्या, इथिलीन। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अगला फिर लास्ट क्वेश्चन है, खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भैया खाने वाला सोडा, अच्छा इसको तो पहले देख चुके हैं ना। खाने वाला सोडा क्या है, देखो H4 होम में खाया जाता है, तो NaSCO3। अच्छा Na2CO3 क्या है, तो भैया Na2CO3 देखे थे, इसमें 10H2 लगा दो तो ये बन गया क्या, धोवन सोडा। अच्छा फिर NH4Cl क्या है, तो भैया ये है अमोनियम क्लोराइड। भैया और क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं भैया, चलो फाइनली हो गया ख़त्म। फिर दोबारा लास्ट तक बनने के लिए तुम लोग का फिर से थैंक यू। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन मतलब वीडियो अच्छा ही लगा होगा। थोड़ा मेहनत है तो भैया थोड़ा सा सपोर्ट करने का भी ट्राई करो तुम लोग, थोड़ा वीडियो को अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर और करो, और थोड़ा लाइक विक कर दिया करो, और कमेंट तो भैया प्लीज़ कर ही लिया करो, ठीक ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।